हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कौन कौन से बच्चे 2024 में जो मिलिट्री स्कूल का एग्जाम होगा उसमें फॉर्म भर सकते हैं। एकदम क्लियर कट एलिजिबिलिटी नॉर्म्स मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से जरूरी दस्तावेज है, कौन सी क्लास में होनी चाहिए, कौन सी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। तो क्लास और डेट ऑफ बर्थ सबसे ज्यादा जरूरी है और फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, तैयारी भी। ठीक है, तो मैं बेसिक सी बातें इसमें बताऊंगा क्या क्या आपको चाहिए। और फिर मान के चलो वो सारी चीजें आपके पास है तो मिलिट्री स्कूल में जाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि मिलिट्री स्कूल में फ्री पढ़ाई होती है, लगभग फ्री। ठीक है, लगभग क्या होती है, फ्री होती है। लगभग कह रहा हूं मैं, फ्री होती है। ठीक है, वो ये 20-30 हज़ार रुपये लगता है, वो भी स्कॉलरशिप के रूप में वापस मिल जाते हैं, तो उसको फ्री ही समझो, रहना खाना सब कुछ है। तो फिर मैं मानता हूं कि मिलिट्री स्कूल बेस्ट है। चलिए, इनके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी दूंगा और फिर इसकी एलिजिबिलिटी बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। पहले एक सवाल मैं और भी पूछता हूँ, वाई एनी चाइल्ड शुड प्रिपेयर फॉर आरएमएस। किसी भी बच्चे को आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की तैयारी करनी क्यों चाहिए, या पेरेंट्स को उसकी तैयारी क्यों करानी चाहिए, इसका जवाब मैं वीडियो के एंड में दूंगा। बहुत ही जरूरी है भाई, क्यों करानी चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले इन राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल को देख लेते हैं, है कितने। जो आपके सामने पिक्चर दिख रही है, ये है आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलोर। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी में, तो वहाँ पे आरएमएस चैल, ये कहाँ पे, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है भाई, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल लिख रहा हूँ यहाँ पे। अजमेर अजमेर और धौलपुर दो, ये दोनों कहाँ हैं, ये राजस्थान में है। ठीक है, और ये आरएमएस बेलगाम, ये दोनों कहाँ है, कर्नाटका में है। ठीक, तो कुल मिला के पूरे भारत में 5 मिलिट्री स्कूल है। आपने देख लिया, एक बेंगलोर हो गया, एक चैल हो गया, अजमेर हो गया, बेलगाम हो गया और धौलपुर हो गया। ठीक, तो ये है 5 मिलिट्री स्कूल। अब चलते हैं आगे। ये स्कूल सबसे पुराने हैं, सबसे पुराने 1936 के आसपास ये बने थे, तो अंग्रेजों के टाइम के बने हुए। दूसरा सवाल मेरा ये निकल के आता है, क्या बॉयज और गर्ल्स दोनों फॉर्म भर सकते हैं। हाँ बिल्कुल भर सकते हैं, बॉयज भी भर सकते हैं और गर्ल्स भी। एक मिलिट्री स्कूल में गर्ल्स की कितनी वैकेंसी है, 10। टोटल कितने मिलिट्री स्कूल है, 5, तो गर्ल्स कितनी है, टोटल 50। ठीक, बॉयज कितने जा सकते हैं, तो आप लगा लो 72, मतलब वही 72 जाते हैं, तो 72 में से आप 5 घटा दो तो 67 बॉयज है। ठीक है, 67 बॉयज है। और अब इसको भी डिवाइड कर दो भाई। अब देखो, एक मिलिट्री स्कूल में 72 बॉयज और गर्ल्स जाते हैं, उसमें से क्या होता है, 70% डिफेंस वाले जाएंगे, डिफेंस, और 30% सिविलियन है, 30% सिविलियन है। ठीक है, ये कैटेगरी वाइज इनका कोटा होता है। 70% डिफेंस में आपका जो फौजी होता है, ठीक है, कांस्टेबल लेवल में जो रैंक में होता है, फौजी होता है, जेसीओ ओआर होते हैं, वो जाएंगे। और यहाँ पे जितने भी पैरामिलिट्री है, पुलिस है, या सिविलियन है, गवर्नमेंट जॉब है, फार्मर है, अफसर है फौज में, वो सारे इस कैटेगरी में जाते हैं। फौज में जो अफसर है वो भी इधर ही जाते हैं। ठीक है, समझ गए, तो ये है भाई। ठीक, ये हो गया सारा। और इसमें से 50 बच्चे जाते हैं किल्ड इन एक्शन। ठीक है, वो बिल्कुल अलग वैकेंसी हो गई। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है ये डेट ऑफ बर्थ। इस बार का जो दिसंबर 2024 में एग्जाम होगा, ध्यान से सुनना, दिसंबर 2024 में जो एग्जाम होगा उसके लिए क्या डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। पहले मैं लिख देता हूं कक्षा 6 के लिए और फिर कक्षा 9 के लिए। ठीक है, कक्षा 6 के लिए क्या होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2013 से लेके 31 मार्च 2015। और ये दोनों तारीखें इंक्लूड हैं, ये दोनों इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये कक्षा 6 के लिए होनी चाहिए, इसको नोट करो सबसे पहले। तो 9th के लिए क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल 2010 से लेके 31 मार्च 2012। ये होनी चाहिए कक्षा 9 के लिए। ये दोनों डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। अगर ये दोनों डेट ऑफ बर्थ है, कक्षा 6 में बच्चा फॉर्म भर पाएगा, यहाँ कक्षा 9 में भर पाएगा, बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। ठीक है, जो इस बार दिसंबर 2024 में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा। अंडरस्टूड। चलिए अगले पॉइंट पे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। बहुत सारे कई बार क्या होता है, बच्चा मान के चलो तीसरी में पढ़ रहा है, उसकी डेट ऑफ बर्थ ओके है, कई बार 7वीं में पढ़ रहा है, ओके है, तो क्या वो चल पाएंगे। देखो, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का मतलब बच्चा कौन सी क्लास में पढ़ रहा हो, कौन सी क्लास में आ गया हो, किस क्लास को पास कर चुका हो, इससे मतलब है। तो कक्षा 6 के लिए बच्चा 5वीं में पढ़ रहा हो, लिख रहा हूं भाई, 5th में पढ़ रहा हो, अभी पढ़ रहा है 5th में। ठीक है, मतलब आया है, पढ़ रहा है,
अप्रैल से क्लास स्टार्ट हो जाती है अभी किसी भी स्कूल की क्लास स्टार्ट हो जाती है अप्रैल में, या 5वीं पास कर चुका हो, मतलब कुल मिला के 6ठी में आ चुका हो। तो जिस बच्चे ने अभी 6 में एडमिशन लिया है वो भी ओके है, 5वीं में पढ़ रहा है वो भी ओके है। क्या चौथी में पढ़ रहा है वो ओके है? जी नहीं। क्या 7वीं में पढ़ रहा है वो ओके है? नहीं। ठीक है, समझ गए। अब बात करते हैं 9th की। 9th में सेम 8th में पढ़ रहा हो और 8वीं पास कर चुका हो। ठीक, ये दो चीजें हैं, 8वीं में पढ़ रहा हो या 8वीं पास कर चुका हो, ये दोनों एलिजिबिलिटी है भाई। ठीक है, क्लियर। अब कोई कहेगा कि सर मैं 10वीं में आ गया, मेरी डेट ऑफ बर्थ है, नहीं चलेगा। देखो वहाँ पे ना एक फैक्टर होता है, मैं आपको बता दूं स्पष्ट, एक इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू में भाई जब बच्चा देखते हैं 10वीं में आ चुका है, उसकी हाइट वगैरह देख के वो पता चल जाता है उनको भी 10वीं में आ चुका है, 9वीं कर चुका है, 10वीं में आया है, तो इसका मतलब उसको ओवर एज से वहां से निकाल देंगे। लेट सपोज उसने रिटर्न निकाल भी लिया, तो कोई लॉजिक का नहीं है वो वहाँ पे, मुझे नहीं लगता कुछ भी उसको रखेंगे, उसको निकाल ही देंगे। वो देखते हैं कि वहाँ बच्चे की हाइट, बच्चे का सारी चीजें देखते हैं भाई, उससे वो वेरीफाई होता है। ठीक है, चलो आगे। अब आता है RMS CET का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, जो इसका पर्चा होगा, जो इसका पेपर होगा, उसको बोलते हैं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। देखो सबसे पहले तो उसकी डेट ऑफ एग्जाम मैं आपको बता दूं, क्योंकि ये आपको ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं, अरे अभी तो बहुत समय पड़ा है, कुछ समय नहीं पड़ा भाई। 15 से 17 दिसंबर को लगभग ये होता है, इस बार भी उसी टाइम में 17 दिसंबर 2024 को ही पेपर हो जाएगा। मेरा तो अनुमान ही है 6 महीने का समय अभी बचा है, बस 6 महीने बाद एग्जाम है। और 6 महीने बाद एग्जाम तो है, इसका भारी भरकम सिलेबस भी है। कक्षा 6 की बात करूं मैं, GK 50 क्वेश्चन, मैथ 50, रीजनिंग 50, इंग्लिश 50 पर क्वालिफाई, सिर्फ क्वालिफाई है 17.5 नंबर। तो इन 150 नंबर में से मेरिट बनती है, इन 150 नंबर में से मेरिट बनेगी। और इंग्लिश क्वालिफाई है, क्वालिफाई करने के लिए 17.5 नंबर लाने होंगे, ये तो फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ेगी। और इस बार की जो कक्षा 6 की मेरिट है वो लगभग 130 प्लस आप मान के चलो, आई थी RTI से आई थी निकल के 130, 132, 135, 125 अलग अलग कैटेगरी के लिए है। ठीक है, वहीं कक्षा 9 के लिए अगर मैं बात कर लेता हूँ, कक्षा 9 के लिए देखिए क्या है, मैथ 50, इंग्लिश सब जुड़ेंगे इसमें तो 50, हिंदी 20, SST सोशल साइंस सोशल स्टडीज 30, और साइंस 50। कितने हो गए? 200। ठीक, 200। और जो इस बार की कट ऑफ गई है वो जनरल के लिए गई है 165 नंबर, और डिफेंस वालों के लिए 150। ये एक रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया। ठीक है, ये इसके सब्जेक्ट है कक्षा 9 के लिए और कक्षा उसके लिए। अंडरस्टूड? ठीक है भाई, हो गया क्लियर। चलो अब आगे चलते हैं। अब एक देखो, इसमें रिटर्न करने के बाद ये नहीं कि रिटर्न पेपर, रिटर्न करने के बाद एक इंटरव्यू होता है। कक्षा 6 के लिए अगर इंटरव्यू की बात करो तो 20 नंबर का होता है, और कक्षा 9 के लिए बात करूँ तो 50 नंबर का होता है। ठीक है, समझ गए? 50 नंबर का होता है। कक्षा 6 के लिए 20 का होता है, कक्षा 9 के लिए 50 का होता है। ये होता है, इसी पे फाइनल मेरिट बनती है। तो इसीलिए, और फिर एक और बात है, जो फाइनल मेरिट बनती है उसके बाद एक मेडिकल भी होता है भाई, मेडिकल। और मेडिकल में भी इसमें बहुत सारे निकलते हैं बच्चे, इसका ठीक ठाक मेडिकल होता है। मतलब ये समझो कि पहले तो रिटर्न इतना मुश्किल है, और रिटर्न में निकालने के बाद पूछा तो फिर इंटरव्यू में भी जवाब देना है भाई। इंटरव्यू में माने चलो किसी को 5 नंबर दे दिए, फिर क्या करेगा बच्चा? टैलेंटेड अगर गया है तो ही जवाब दे पाएगा। यहाँ 50 नंबर में से 10 नंबर भी दे देते हैं, और बच्चा जवाब देगा तो 50 में से 45 भी ले जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया इंटरव्यू और फाइनल मेरिट हो गया, और उसके बाद एक मेडिकल हो गया। मेडिकल के बाद बच्चा जाता है RMS CET में। अब जो घूम के वो पहला सवाल आया था उस पर आ जाते हैं एक बार। ठीक है भाई, यहाँ से तो आपको ओवरव्यू मिल गया पूरा। अभी उस पर भी आऊँगा, क्यों करानी चाहिए, और क्यों के बाद बता दूँ कहाँ से करानी चाहिए। देखो हमारे, मैं बता दूँ हमारी क्या है भाई, एकेडमी 2 तरीके से तैयारी कराती है। एक होता है ऑनलाइन और एक होता है ऑफलाइन। ऑफलाइन का मतलब हॉस्टल में बच्चा रहेगा, पेरेंट्स अपना सबमिट कर दे बच्चे को, एडमिशन करा दे और भूल जाए।
सारी जिम्मेदारी एकेडमी की, एकेडमी तैयारी कराएगी उसको, उसको जो भी कराना है, कितने घंटे पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है बच्चे को, सारी जिम्मेदारी होगी एकेडमी की। वहाँ पे पेरेंट्स की चिंता खत्म है। पेरेंट्स की चिंता एक ही, बस पैसे दे दो बस, और कुछ नहीं। ठीक है, पैसे फीस जमा कर दी और पेरेंट्स हो गया। दूसरा कहता नहीं, पेरेंट्स कहता भाई मेरा कम ही पैसों में काम चल जाए और मैं चिंता थोड़ी ले लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ध्यान रख लूंगा, मैं बच्चे के साथ रहूंगा। तो फिर मैं मानता हूँ ऑनलाइन से बेस्ट नहीं है कुछ, फिर ऑनलाइन सबसे बेस्ट है। तो आप हमसे ऑनलाइन, मतलब लाइव क्लास चलती है डेली 5 बजे से लेकर, स्कूलिंग के बाद चलती है 8 बजे 9 बजे तक चलती है। और हॉस्टल में तो आपको पता है 24/7। अब सवाल जो मूल सवाल था ना, सबसे पहले उस पर एक बार मैं आता हूँ यार। देखो बच्चों, उसको देखो, पेरेंट्स को खासकर मैं दिखाना चाहता हूँ। व्हाई एनी चाइल्ड शुड प्रिपेयर फॉर आरएमएस। देखो, एक तो भाई पहला मैं कारण कई गिना सकता हूँ, लेकिन जो मूल मुझे इंपॉर्टेंट कारण है, एक तो भाई एजुकेशन क्या है, फ्री एजुकेशन है। एक बात बताओ मुझे, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो आपके बच्चे को रहना, खेलना, कूदना, फिजिकल फिटनेस, सब कुछ, इंग्लिश, एनडीए प्रिपरेशन, यूपीएससी प्रिपरेशन और 7 साल तक फ्री में करा रहा हो, इससे बड़ा इंस्टीट्यूशन कौन सा होगा। मतलब फ्री एजुकेशन, नंबर 2 है क्वालिटी एजुकेशन। फ्री एजुकेशन प्लस क्वालिटी एजुकेशन, दो तो ये चीजें हो गई। तीसरा, आप ये देखो, लेटर सपोज आपने बच्चे की तैयारी करानी शुरू करी और मैं कहता हूं कि उसका नहीं हुआ सिलेक्शन, नहीं हुआ, चलो मैं इसको मानता हूं नहीं हुआ, पर आप ये देखो ना, जो बच्चा 12वीं के बाद करता, आपका एनडीए की तैयारी कराते हो आप बच्चे को, यूपीएससी की तैयारी कराते हो, उसका लगभग 20 से 30% उसने कक्षा 6 में कर लिया। तो कहीं ना कहीं उसका बाद में जो 12वीं के बाद उस पर प्रेशर बनता है वो आसान हो जाएगा। ठीक है, या मैं कह रहा हूं बच्चा, एक बच्चा इसमें आरएमएस का पेपर देने गया, उसके रह गए 30 नंबर 200 में से, तो यार आपको पता चल गया कि इसका पढ़ाई में कोई करियर नहीं है बच्चे का, इसको दूसरे दूसरे उसमें निकालो, इसको कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का डिप्लोमा करा दो, या इसको जो भी आपको, आप अपने अपने बच्चे के बारे में खुद जानते होंगे। ठीक है, तो मतलब पढ़ाई में उसका करियर लगभग लगभग समाप्त हो चुका है, पढ़ाई के मामले में बहुत पीछे हो चुका है वो। फिर अगर बहुत पीछे हो चुका है, उस पर काम कर लो। तो मैं तो ये कहता हूं कि इसमें पेरेंट्स का किसी भी प्रकार से कोई नुकसान नहीं है, हर तरह से आप जीतोगे। आपका बच्चा सेलेक्ट नहीं होगा तब भी जीत आपकी है, सेलेक्ट होगा तब तो डबल जीत है आपकी, बीच के नंबर लाएगा तब आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि थोड़ा सा काम किया जाए तो बच्चा और अच्छा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। लेटर सपोज मान के चलो आपके बच्चा का क्लियर हो गया और आपका बच्चा मेडिकल में बाहर हो गया, तो आपको पता चल जाएगा भाई मेरा बच्चा मेडिकल अनफिट है ना। बहुत सारे पेरेंट्स को पता नहीं चलता भाई, किसी को कलर ब्लाइंड और उनको नहीं पता, या और बहुत सारी चीजें हैं नहीं पता। ठीक है, तो मेडिकली अनफिट है, उसको इस क्षेत्र में नहीं, मैं इस क्षेत्र में ले जाऊंगा। मानोगे, इंटरव्यू में फेल हो गया कि तुम्हारा बच्चा शाई नेचर का, इसकी थोड़ी सी मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे काम करना होगा, एजुकेशन इसकी अच्छी है, मैथ में कम नंबर आए, रीजनिंग में ज्यादा है, इसका मतलब एप्टीट्यूड पे काम करना हो। इंग्लिश में आपका बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाया, मेरे बच्चे का मैथ, रीजनिंग, जीके ठीक है, इसका मतलब इंग्लिश कम है। तो मतलब इससे ओवरऑल सारी चीजें निकल के आ जाती है, इसमें सारी चीजें निकल के आ जाती है। ठीक है, समझ गए। तो जो आपको 12वीं के बाद पता, हम बहुत सारे पेरेंट्स से मिलते हैं भाई, वो पता क्या करते हैं, मैं बता दूं, हर दिन हम किसी ना किसी पेरेंट्स के कॉल आते हैं, या वो फिजिकल भी मिलते रहते हैं, विजिट करते रहते हैं हमारे अकेडमी में भी। तो आता है पेरेंट कहने जी मेरा 10वीं में बच्चा है, कुछ हो सकता है क्या, कोई कहता है मेरा 11वीं में बच्चा है, मेरा बच्चा 12वीं में है, अब क्या करे। तो ये नौबत क्यों आई, क्योंकि इन पेरेंट्स को पता नहीं था आरएमएस की तैयारी करानी है, या इन्होंने कराई, इनको जानकारी नहीं थी, यही बात है। या कोई कहता है मेरा तो 9वीं पास कर गया, या ग्रेजुएशन करके अभी घर बैठा है, क्या करवाएं उसको, किसकी तैयारी कराएं, यही तो सवाल आता है। 9वीं के बाद किसकी तैयारी कराओ, ग्रेजुएशन के बाद किसकी तैयारी कराएं, अभी अभी उसको यूपीएससी की तैयारी कराएं, या एसएससी की तैयारी कराएं, या बैंक की तैयारी कराएं, या उसको कोई कंपनी में ज्वाइन कराएं, बहुत सारे सवाल निकलते हैं ग्रेजुएशन के बाद, है ना। तो मेरा मानना ये है कि इन इन इस पे कांटा लग जाएगा। अगर अभी तैयारी कर ली तो कम से कम ये तो पता चलेगा भाई एसएससी टाइप का तो कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेगा ना बच्चा, उसको खुद ही पता चल जाएगा। तो जो ग्रेजुएशन के बाद आपके सामने चिंता का सबसे बड़ा, गार्जियन के सामने, बच्चा जवान हो चुका है, पेरेंट्स का भाई उसके कंधे तक, बाप के कंधे तक बच्चा आ चुका है, अब दोस्त दोनों बन चुके, अब क्या करे, बाप की चिंता बढ़ती जा रही है कि बच्चे को कहाँ डालूं, कैसे कराऊं, क्या तरीका है, तो उसका समाधान क्या है, उसका समाधान है ये है उसका समाधान। अभी करा लिया, फिर बाद में आपको सोचने की जरूरत नहीं है क्या कराऊं क्या कराऊं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको चीजें क्लियर हो गई होगी। तो जल्दी से इसकी तैयारी में जुट जाओ, समय नहीं है। और फॉर्म कब से निकलेंगे इसके, देखो इसके फॉर्म कब से निकलेंगे, दिसंबर में इसकी एग्जाम डेट है, दिसंबर 2024 में, और फॉर्म निकल जाएंगे इसके जून जुलाई में। ठीक है भाई, आपका सॉरी जुलाई,
जुलाई और अगस्त में इसका आई थिंक अगस्त यस यही है, जुलाई अगस्त में। लेकिन ये नादानी मत करना, फॉर्म कब से निकलेंगे। चलो फॉर्म निकल जाएंगे, फॉर्म अब निकाल दे, एग्जाम फिर भी उसी टाइम होना है। और मान के चलो अगस्त में आपने फॉर्म निकल गया और आपने फॉर्म भर लिया, भाई आपका बच्चा ऐसा ऐसा क्या तीर मार लेगा 2 महीने में। मुझे सबसे देखो, मुझे सबसे कुल मिला के मैं कहूँगा, मुझे वो पेरेंट्स सबसे बुरे लगते हैं जो अपने बच्चे को 2 महीने पहले तैयारी कराते हैं और फिर बच्चा वही कम नंबर लाता है और फिर उसको बताते हैं तुमने पढ़ाई नहीं करी। इसमें बच्चे का दोष नहीं है, इसमें पेरेंट का दोष है। और पढ़ाई में पैसे भी नहीं लगते भाई, यूट्यूब से पढ़ लो फ्री। जिसको तैयारी करनी मोबाइल में यूट्यूब में बैठो उसके साथ कराओ। बहुत सारे पेरेंट कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। अरे कोई बात नहीं, यूट्यूब में आपके पास टाइम तो है, आपके पास पैसे भी नहीं है, आपके पास टाइम तो है ना, विल्ले हो ना। जब पैसे नहीं है तो इसका मतलब क्या है भाई, टाइम नहीं है, खाली हो, खाली बैठे घर पे, जब तो है, तो इसका मतलब खाली बैठे टाइम तो है भाई। पैसे नहीं है तो टाइम तो है, और टाइम है तो उसको टाइम को सही से लगा दो, बच्चे के साथ बैठो और बैठ के अपना उसको जो मोबाइल है जिसमें आप दुनिया भर की राजनीति की चीजें देखने में लगे हुए, उसमें बच्चे को कराओ। कराने के बाद बच्चा वो देखेगा, देखने के बाद अपना उससे वो निकाल लेगा यूट्यूब से, और एक भी पैसा नहीं लगना, और आरएमएस में भी फ्री में पड़ेगा। तो पैसों की तो बात है ही नहीं। जो पेरेंट इसका बहाना ले रहा है ना, समझो कह रहा है कि मेरे पास पैसे नहीं है इसलिए, आज की डेट में समझो कि सबसे फड्डी कहते हैं, मतलब वो कहते हैं ना सबसे ज्यादा गड़ंग, ठीक है, बहानेबाज, वो इसको वो है ये। अगर वो कह रहा कि पैसों की वजह से मेरी पढ़ाई नहीं हुई, पैसों की वजह से नहीं हुई भाई, नवोदय है वहां पढ़ा लो, विद्या ज्ञान है बिल्कुल फ्री है, चड्डी भी बच्चे की फ्री मिलेगी, बच्चे का निक्कर तक फ्री मिलेगा, ठीक है, विद्या ज्ञान है। मिलिट्री है आरएमएस लगभग फ्री है, स्कॉलरशिप में सारे वापस मिल जाएंगे, सैनिक स्कूलों में बहुत सारी स्कॉलरशिप है। तो मतलब ये तो एक करंट रहे। अब बात आती है कोचिंग कराने, कोचिंग यूट्यूब पे करा लो, ठीक है। अब बात आती है मोबाइल सबके पास है, इतना गरीब कोई नहीं है जिसके पास मोबाइल ना हो। तो समस्या का समाधान है, बस आपको इनिशिएट करना होगा। क्लियर, ठीक है भाई। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ पेरेंट्स को, बच्चों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और अगर आपको एक थोड़ा सा पेन लेके आपको एक डेडिकेटेड तैयारी करनी है तो आप हमसे ऑनलाइन और ऑफलाइन जुड़ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू पेरेंट्स।